नमस्कार दोस्तों। मिस्टर एंड मिसेज अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहां हम आपके लिए नई नई डरावनी कहानियां लाते रहते हैं और इन कहानियों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई कहानी मिस ना हो जाए। हमारी आज की कहानी भवान सिंह की है। 42 साल के भवान सिंह पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं जो गढ़वाल के रहने वाले हैं। वह एक साधारण मेहनती आदमी है जो अपने परिवार के लिए दिन रात काम करते हैं। उन्हें पहाड़ी रास्तों की अच्छी जानकारी है, लेकिन वह भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते और उन्हें हंसी में उड़ा देते थे। 24 साल का राहुल उनका खलासी था। रिश्ते में राहुल भवान सिंह का भांजा है। वह भवान सिंह के गांव का ही है और उनकी बहन का बेटा है। राहुल डरपोक और पहाड़ी रास्तों की डरावनी कहानियों पर विश्वास करता है। जहां भवान सिंह को रात में जब सड़कें खाली हों उस समय ट्रक चलाना पसंद करता था, वहीं राहुल उस समय डर से कांप रहा होता था, जिसका भवान सिंह हमेशा ही मजाक बनाते थे। भवान सिंह अक्सर राहुल से कहते, देख राहुल, अगर तुझे रात में डर लगता है तो कैसे तू ट्रक ड्राइवर बन सकता है? रातों की सूनी सड़कें ही तो ट्रक ड्राइवर की साथी होती हैं। राहुल अपना डर छुपते हुए अक्सर यही जवाब देता था, मामा, अभी तो मैं ट्रक ड्राइविंग में अपना हाथ साफ कर रहा हूं। जब तक खुद का ट्रक होगा तब तक तो रात का डर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल को क्या पता था कि रात को ड्राइविंग का यह अनुभव हमेशा के लिए उनका ट्रक चलाना छुड़वा देगा। भवान सिंह को बद्रीनाथ मंदिर के पास में बन रहे एक पुल के लिए निर्माण सामग्री पहुंचाने का ठेका मिल गया। भवान सिंह खुश था कि इतने बड़े ठेके से जो कमाई होगी उतनी तो 6 महीने में भी मुश्किल से होती है। ट्रक में माल लौटकर भवान सिंह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और राहुल साथ वाली सीट में बैठ गया। भवान सिंह ने भगवान का नाम लेकर ट्रक चालू किया और हाईवे की ओर बढ़ गया। शाम ढलने को थी और हमेशा की तरह राहुल का जी घबरा रहा था। डर का एक कारण था वो हाईवे, जिसे रुद्र मार्ग कहा जाता है, ऋषिकेश से बद्रीनाथ की ओर जाता है। यह हाईवे पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है और इसका एक 30 किलोमीटर का हिस्सा शापित घाटी के नाम से कुख्यात है। यहां घने जंगल, खतरनाक मोड़ और गहरी खाइयां हैं। रात में यहां से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर अक्सर गायब हो जाते हैं और गांव वाले कहते हैं कि यहां छलवाओं का साया है। राहुल इन सब बातों पर विश्वास करता था, लेकिन भवान सिंह के लिए तो सभी रास्ते एक समान थे। सर्दियां होने के कारण रात जल्दी हो जाती थी और शाम के 7 बजने के बाद तो पूरी तरह से अंधेरा हो जाता था। रुद्र मार्ग की उस काली रात में जब चांद बादलों के पीछे छुपा था, भवान सिंह और राहुल अपना ट्रक लेकर बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहे थे। ट्रक की हेडलाइट्स पहाड़ी रास्तों पर पड़ रही थीं और हर मोड़ के साथ खाई की गहराई साफ दिखाई देती थी। भवान सिंह ने राहुल की ओर देखा और कहा, राहुल, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इन रास्तों पर सैकड़ों बार गाड़ी चलाई है। ये गांव वालों की कहानियां बस मन को डराने के लिए होती हैं। राहुल ने डरते हुए जवाब दिया, मामा, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे डर लग रहा है। लोग कहते हैं कि शापित घाटी में रात को अजीब चीजें दिखती हैं। भवान सिंह हंसते हुए बोले, अरे कुछ नहीं होता। चल, अब चुपचाप बैठो और इस खूबसूरत रात का मजा लो। आज की रात कुछ अलग थी। रास्ते पर पुराने पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और हर मोड़ पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर पहले हुई बारिश के बाद यहां धुंध छा गई थी और दूर से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। दूर दूर तक कोई और वाहन नजर नहीं आ रहा था। अब तो भवान सिंह को भी अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोलकर राहुल को डराना नहीं चाहते थे। हवा में एक ठंडक थी जो सामान्य नहीं लगती थी। ट्रक की खिड़की से बाहर देखने पर उन्हें जंगल की टहनियां किसी भयानक आकृति की तरह दिख रही थीं। रुद्र मार्ग का यह हिस्सा हमेशा से सुनसान रहा था, लेकिन आज रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। माहौल को खुशगवार बनाने के लिए भवान सिंह ने ट्रक में पंजाबी गाने चला दिए, लेकिन राहुल बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे लग रहा था कि जंगल की टहनियां किसी की तरह हिल रही हैं। भवान सिंह ने राहुल को शांत करने के लिए कहा, राहुल, ये सब तुम्हारा वहम है। रात को जंगल में हवा चलती है तो पेड़ ऐसे ही हिलते हैं। लेकिन राहुल का डर कम नहीं हुआ। उसने कहा, मामा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये रास्ता, ये बहुत सुनसान है।
भवान सिंह ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उन्हें हाईवे पर एक मोड़ दिखा जहां एक पुराना मील का पत्थर था। उस पर लिखा था, शापित घाटी 30 किलोमीटर, कृपया गाड़ी सावधानी से चलाएं। भवान सिंह को याद आया कि गांव वालों ने इस जगह के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यहां रात को कोई नहीं रुकता। लेकिन भवान सिंह ने सोचा, मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। यह सिर्फ कहानियां हैं। राहुल ने मील का पत्थर देखकर कहा, मामा, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। मैंने सुना है कि इस घाटी में ट्रक ड्राइवर गायब हो जाते हैं। भवान सिंह ने हंसकर कहा, अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, हम सुबह तक बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे शापित घाटी में दाखिल हुए, हवा में एक अजीब सा बदलाव आया। ट्रक की हेडलाइट्स हल्की हल्की टिमटिमाने लगीं और रेडियो अपने आप बंद हो गया। राहुल ने डरते हुए कहा, मामा, यह क्या हो रहा है? भवान सिंह ने कहा, शायद बिजली की कोई दिक्कत है, चिंता मत करो। लेकिन उनके मन में भी एक बेचैनी जाग रही थी। कुछ देर बाद हेडलाइट्स और रेडियो दोनों ठीक से काम करने लगे तो भवान सिंह ने राहत की सांस ली और राहुल भी कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। रात के 1 बजे जब ट्रक शापित घाटी के हिस्से में दाखिल होता है, राहुल को सड़क किनारे एक सुंदर लड़की दिखती है। वह सफेद लहंगा पहने हुए है और उसका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा है। वह हाथ उठाकर ट्रक को रोकने का इशारा करती है। राहुल बोला, मामा, वहां देखिए, एक लड़की सड़क पर खड़ी है, शायद उसे मदद चाहिए। भवान सिंह हैरान होते हुए बोले, राहुल, रात के इस समय यहां कोई लड़की क्या कर रही होगी? कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन लड़की की खूबसूरती और उसकी मासूमियत देखकर भवान सिंह ट्रक रोक देते हैं। आमतौर पर भवान सिंह बिना रुके ट्रक को वहां से दौड़ा लेते, क्योंकि आजकल हाईवे पर लूटपाट की घटनाएं बहुत हो रही थीं। लेकिन उस लड़की में जाने क्या कशिश थी कि ना चाहते हुए भी भवान सिंह ने ट्रक रोक लिया। लड़की उनके पास आई और एक मधुर आवाज में बोली, मुझे माफ करें, लेकिन मैं रास्ता भटक गई हूं। यहां पास में मेरा ढाबा है, रतन का ढाबा। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? भवान सिंह ने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा, लेकिन उसे इस रास्ते पर कोई ढाबा उसे याद नहीं आ रहा था। भवान सिंह ने सोचा, शायद मैंने उस ढाबे को नोटिस नहीं किया होगा। उसने उस लड़की को ट्रक में बिठा लिया। उस लड़की से अजीब लेकिन मदहोश कर देने वाली सुगंध आ रही थी। पूरा केबिन उसकी खुशबू से महक रहा था। लड़की ने पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? उसकी आवाज कानों में मिश्री घोलने वाली थी। भवान सिंह ने जवाब दिया, बद्रीनाथ तक। लड़की ने कहा, वो तो काफी दूर है, यहीं थोड़ी दूर हमारा ढाबा है, वहां सस्ता खाना और ठहरने की जगह मिलेगी, आप वहां रुक सकते हैं। राहुल उत्साहित होकर बोला, मामा, चलिए ना, हमें भी भूख लगी है और रात बहुत हो गई है, थोड़ा आराम कर लेंगे। भवान सिंह थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन राहुल की बात मान लेते हैं। ये सुनते ही लड़की, जिसने अपना नाम श्यामा बताया था, मुस्कुराती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने भवान सिंह और राहुल की ओर देखा और उनकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगती हैं। श्यामा की मधुर आवाज और उसका आकर्षण उन्हें एक जादुई भ्रम में डाल देता है। उन्हें लगता है कि वे बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे समय और वास्तविकता से कट जाते हैं। लड़की उन्हें एक संकरे रास्ते पर ले गई और कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। ढाबा लकड़ी का बना हुआ था और उसकी छत पर रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थीं। बाहर एक बोर्ड पर लिखा है, रतन का ढाबा, सस्ता खाना, आरामदायक ठहराव। भवान सिंह ने ट्रक को पार्किंग में रोक और तीनों ट्रक से निकल गए। भवान और राहुल कुछ देर ट्रक के पास ही रुक गए और श्यामा ढाबे के अंदर चली गई। भवान सिंह और राहुल भी उसके पीछे पीछे ढाबे के अंदर आ गए। ढाबे के अंदर एक मोटा ताजा आदमी, रतन, उनका स्वागत करता है। वह हंसते हुए कहता है, आइए साहब, आप हमारे मेहमान हैं। आपने इतनी रात में मेरी बहन की जो मदद की है, मैं उसके लिए आपका एहसानमंद हूं। आज रात का खाना और ठहरना मुफ्त है। राहुल खुश हो जाता है, लेकिन भवान सिंह को रतन की हंसी में कुछ अजीब लगा और उसने कहा, धन्यवाद, लेकिन हम रात को यहां नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें ट्रक में लौट सामान कल सुबह तक पुल के निर्माण स्थान तक ले जाना है। लेकिन हम 1-2 घंटे आराम कर सकते हैं और उसके बाद निकल जाएंगे।
रतन ने हंसते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी, आप अंदर तो आएं और मुझे आपकी सेवा का मौका दें। वे दोनों अंदर चले गए। ढाबे में गर्मा गर्म रोटियां, दाल और सब्जी परोसी गईं। खाने में एक अजीब सी मिठास है। इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया था और उन दोनों ने भूख से कुछ ज्यादा ही खा लिया। इतना स्वादिष्ट भोजन करने के बाद उन्हें उबासियां आने लगी और आंखें नींद से बोझिल होने लगी। दरअसल रतन और श्यामा ने खाने में एक जादुई पदार्थ मिलाया था जो उनके दिमाग को सुस्त कर देता है और उन्हें ढाबे पर रुकने के लिए मजबूर देता है। खाने के बाद श्यामा उन्हें ढाबे के पीछे ले जाती है जहां कुछ कमरे बने थे। उन्हें एक छोटे से कमरे में ठहरने की जगह दी गई जिसमें 2 चारपाइयां और साफ चादरें थीं। श्यामा, भवान सिंह और राहुल अपनी मधुर आवाज से लुभाती हुई बोली, आप थक गए हैं, यहां कुछ देर आराम कर लें, यह जगह आपके लिए सुरक्षित है। उसके शब्दों में ऐसा जादू था कि दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और तुरंत ही सो गए। रात को श्यामा और रतन उनके कमरे में आए और दोनों ने राहुल और भवान सिंह की गर्दनों में अपने दांत गाड़ दिए और उनका खून पीने लगे। कुछ खून पीने के बाद दोनों कमरे से निकल गए। अगली सुबह भवान सिंह और राहुल काफी देर से उठे और उन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी श्यामा दोनों के लिए चाय लेकर कमरे में आ गई और अपनी मधुर आवाज में उनसे बातें करने लगी। उसके जाने के बाद राहुल बोला, मामा, यह जगह बहुत अच्छी है, हमें यहां और रुकना चाहिए। भवान सिंह ने जवाब दिया, राहुल, तुम सही कहते हो, हमें कोई जल्दी नहीं है। भवान सिंह और राहुल को यह भी याद नहीं रहता कि उन्हें माल को डिलीवर भी करना है। उनके दिमाग में सिर्फ श्यामा की आवाज और ढाबे की मिठास भरी यादें थीं। वो दिन भर वहीं ढाबे में बैठे टकटकी लगाए श्यामा को देखते रहते और श्यामा भी बीच बीच के उनसे बातें करती और अपनी मधुर मुस्कान से उन्हें भ्रमित करती रहती। रतन थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाने को कुछ देता रहता। भवान सिंह, जो कि शराब का शौकीन था, उस पर श्यामा के दिए हुए पदार्थ का ज्यादा असर ज्यादा नहीं होता। रात के 3 बजे भवान सिंह को अपने कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वह उठते हैं और उन्हें अपने गले पर कुछ गीला महसूस होता है। उन्होंने शीशे में देखा, उनकी गर्दन पर 2 छोटे छोटे निशान हैं, जैसे किसी ने काटा हो। उन्होंने राहुल को जगाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गहरी नींद में था। अचानक कमरे की लकड़ी की दीवारें हिलने लगीं और एक अजीब सी गंध हवा में भर गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। भवान सिंह बुरी तरह से राहुल को हिलाते हुए बोलते हैं, राहुल, उठो, यहां कुछ गड़बड़ है। राहुल ने मुश्किल से आंखें खोली। भवान सिंह ने देखा कि राहुल की गर्दन पर भी वैसे ही काटने के निशान थे। उन्होंने राहुल से कहा, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा, शायद हम किसी छलावे के जाल में फंस गए हैं। और जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा, ढाबा गायब हो गया। वे दोनों अपने आप को एक श्मशान में खड़े पाते हैं। चारों तरफ टूटी हुई हड्डियां, जलती हुई चिताएं और पुराने पेड़ थे, जिनकी टहनियां किसी भयानक आकृति की तरह दिखती हैं। हवा में एक भारी सन्नाटा था और दूर से कौवों की कर्कश आवाजें सुनाई दे रही थीं। राहुल डरते हुए बोला, मामा, यह क्या जगह है? हम ढाबे में थे, यह कैसे हो गया? भवान सिंह अपनी आवाज में स्थिरता रखते हुए बोले, राहुल, शांत रहो, मुझे कुछ सोचने दो, हमें यहां से निकलना होगा, यह कोई साधारण जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, श्यामा की मधुर आवाज फिर से हवा में गूंजी, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? आप कहीं नहीं जा सकते, आप हमारे हैं। उसकी आवाज फिर से उनके दिमाग को सुस्त कर दिया और वे श्मशान में ही रुककर खड़े हो गए। तभी उन्हें दूर से एक हंसी सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और श्यामा एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके पैर उल्टे हैं। वह हंसते हुए बोली, आपने हमारा खाना खाया, अब आप हमारी भूख शांत करेंगे। राहुल श्यामा का इतना भयानक चेहरा देखकर चीख पड़ा और भवान सिंह उसे पकड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्मशान में हर कदम पर हड्डियां छटकने की आवाज आने लगी और हवा में अजीब अजीब आकृतियां बनने लगी। रतन भी वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल सुलगते कोयले की तरह चमक रही थीं और उसके हाथों में एक पुराना हथियार था। रतन ने भयानक आवाज में हंसते हुए कहा,
आपने हमारी माया में कदम रखा, अब कोई रास्ता नहीं है। भवान सिंह और राहुल भागते हैं, लेकिन हर बार वे खुद को उसी श्मशान में वापस खड़ा पाते हैं। श्मशान की जमीन पर पुराने कपड़े बिखरे हुए हैं, जो ट्रक ड्राइवरों के लग रहे थे, जो वहां गायब हुए थे। भवान सिंह को एक टूटी हुई घड़ी मिलती है, जो उनके पुराने दोस्त जगदीश की थी। जगदीश कई साल पहले इसी हाईवे पर गायब हो गया था। भवान सिंह ने लगभग हकलाते हुए कहा, राहुल, ये जगह, यहां पहले भी लोग आए हैं। जगदीश, उसकी घड़ी यहां कैसे? राहुल रोते हुए बोला, मामा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम भी मर जाएंगे। भवान सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वह अपनी और राहुल की जान बचाए। वो किसी भी दिशा में भागने की कोशिश करते, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस शमशान में ले आता। अचानक श्मशान में हवा तेज हो गई और हड्डियां अपने आप हवा में तैरने लगती हैं। हड्डियां भवान सिंह और राहुल की ओर बढ़ती हैं, जैसे कोई उन्हें मारना चाहता हो। भवान सिंह एक पत्थर उठाकर हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे फिर से हवा में जुड़ जाती हैं। राहुल रोते हुए बोला, मामा, यह सब क्या हो रहा है? ये हड्डियां, ये अपने आप कैसे चल रही हैं? भवान सिंह किसी तरह राहुल को दिलासा देते हुए बोले, राहुल, डरो मत, हमें इनसे लड़ना होगा। लेकिन हड्डियां एक आकृति बनाती हैं, एक विशालकाय कंकाल जो उनके सामने खड़ा हो जाता है। कंकाल की आंखों में लाल चमक थी और वह एक भारी आवाज में बोला, आपने हमारी जगह में कदम रखा, अब कोई रास्ता नहीं है। भवान सिंह और राहुल फिर से भागते हैं, लेकिन कंकाल उनके पीछे पीछे आता है। वे एक पुराने पेड़ के पीछे छुपते हैं और कंकाल गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वे छलावे उनके साथ खेल खेल रहे हों। श्यामा की आवाज फिर से हवा में गूंजी, मेरे प्यारे भवान और राहुल, तुम कहां छुप गए हो? तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक बार फिर से श्यामा की आवाज ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया और वे वापस श्यामा की ओर मुड़ गए। श्यामा फिर से एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई थी और वो शमशान फिर से ढाबे जैसा दिख रहा था। वे दोनों फिर से ढाबे पर वापस पहुंच गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारा दिन वे ढाबे पर ही रुके रहते और बस श्यामा को निहारते रहते और उससे बातें करते रहते। लेकिन असल में वे एक चिता पर बैठे हुए थे और श्यामा किसी पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी और उसका चेहरा इतना भयानक था कि किसी सामान्य आदमी को उसे देखकर ही हार्ट अटैक आ जाए। उन्होंने इस बात का ध्यान भी नहीं दिया कि उनके अलावा ढाबे पर कोई और ग्राहक ही नहीं आता था। शाम ढलने के बाद दोनों वहीं कमरे में सोने चले जाते और श्यामा और रतन उनके सोने के बाद उनका खून पीते। ऐसा करते कई दिन बीत गए और भवान सिंह और राहुल सूख कर कांटा हो गए। भवान सिंह, जो कि मानसिक तौर पर मजबूत थे, धीरे धीरे इस छलावे से बाहर आने लगे। वो कुछ समय के लिए तो श्यामा के काबू में रहते, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। वो होश में आने के बाद सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। होश में होने पर उसको पता चला वहां कोई ढाबा नहीं था, बल्कि वो शमशान में थे। उन्हें श्यामा और रतन का असली भयानक चेहरा भी दिख रहा था, लेकिन वो चुप रहे ताकि वहां से भागने और राहुल को बचा ले जाने का कोई रास्ता निकाले। उन्हें अब तक पता चल गया था कि यह सब जादू इन दोनों चलावों का किया हुआ है। राहुल अब भी पूरी तरह से उन चलावों के काबू में था और जिस श्यामा को वो एक परी जैसी सुंदर मानकर इतने प्यार से बातें कर रहा था, वो असल में कितनी भयानक है। एक रात भवान सिंह ने जानबूझकर राहुल के खाने को जमीन पर गिरा दिया। श्यामा को विश्वास था कि राहुल पूरी तरह से उसके काबू में है, तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वो सोने के लिए कमरे में आए, भवान सिंह ने राहुल को जोर जोर से हिलाकर उठाया। राहुल आंखें मालता हुआ उठ बैठा। उसने गौर से भवान सिंह को देखा तो हैरान रह गया। भवान सिंह सूख कर कांटे जैसा हो गया था और उसके लगभग सभी बाल सफेद हो गए थे। उसने शीशे में खुद को देखा और वो अब बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे कि कोई जीता जागता कंकाल हो। उसका जादू टूट चुका था और उसने रोते हुए भवान सिंह से पूछा, मामा, यह सब क्या हो रहा है? हमारी ये हालत कैसे हुई? भवान सिंह ने उसे सब कुछ बता दिया। दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। कमरे से बाहर निकलते ही भ्रमजाल टूट चुका था और वो शमशान में थे। श्यामा और रतन पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे और उनके भयानक चेहरे से खून टपक रहा था।
और उनकी आंखें अंडे के समान सफेद थीं। उन्होंने चुपचाप धीरे से वहां से निकलना चाहा तो श्यामा में फिर से प्यार से उन्हें आवाज दी, लेकिन इस बार उन पर श्यामा की मीठी आवाज का असर ना हुआ और श्यामा राहुल के सामने प्रकट हुई और उसका चेहरा बदलने लगा। पहले वह राहुल की मां की शक्ल लेती है, फिर उसकी बहन की। राहुल डर के मारे कांपने लगता है। राहुल बोला, मां, आप यहां कैसे? नहीं, ये आप नहीं हो सकती, श्यामा उसकी मां की आवाज में कहती है। राहुल, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। राहुल उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन भवान सिंह उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, राहुल, यह तुम्हारी मां नहीं है, यह एक भ्रम है जो हमें वापस इस छलावे के जाल में फंसाना चाहता है। सोच, तेरी मां यहां कैसे आ सकती है? राहुल को यह बात समझ आ गई और वो रुक गया। श्यामा हंसने लगी और उसका चेहरा फिर से सड़ा हुआ हो गया। वह गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी श्मशान में गूंजती रहती है। श्यामा के गायब होते ही रतन भवान सिंह के सामने आता है और उसकी छाती पर एक ठंडा हाथ रख देता है। भवान सिंह को लगता है कि उसकी सांसें रुक रही हैं। वह जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राहुल चीखता है और भवान सिंह को हिलाने की कोशिश करने लगा और रोते हुए बोला, मामा, आपको क्या हुआ? उठिए, हमें यहां से भागना होगा। भवान सिंह धीरे धीरे होश में आते हैं, लेकिन उनके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी है। रतन हंसते हुए कहता है, आपकी सांसें अब मेरे कब्जे में हैं, जल्द ही आप पूरी तरह हमारे होंगे। ये बोलते ही रतन गायब हो गया और भवान सिंह को लगता है कि उनकी छाती पर अभी भी एक ठंडा दबाव है। श्यामा और रतन को आभास हो चुका था कि अब उनका जादू भवान सिंह और राहुल पर नहीं चल पाएगा, और वैसे भी 3-4 दिन में वो वैसे भी खून की कमी के कारण हुई कमजोरी के कारण मरने वाले थे। इसीलिए उन्होंने भवान सिंह और राहुल को मारने का फैसला किया। श्मशान की जमीन हिलने लगती है और वहां से सैकड़ों काले साए निकलते हैं जो भवान सिंह और राहुल को घेर लेते हैं। सायों की आंखें लाल हैं और वे एक अजीब सी आवाज निकालते हैं। साए उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं और हवा में एक भारी दबाव बनने लगता है। राहुल बोला, मामा, ये साए, ये हमें घेर रहे हैं, हम क्या करें? भवान सिंह ने धीरज बांधते हुए कहा, राहुल, हिम्मत रखो, हमें इनसे डरना नहीं है। साए उनके करीब आते हैं और उनकी ठंडी सांसें भवान सिंह और राहुल के चेहरों पर लगती हैं। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसे लगता है कि वह बेहोश हो जाएगा। श्यामा और रतन दोनों मिलकर एक भयानक आकृति बनाते हैं। उनके शरीर एक दूसरे में मिल जाते हैं और एक विशालकाय प्रेत बनता है जिसके 4 हाथ और 4 पैर हैं। इस प्रेत की आंखें लाल हैं और उसका मुंह इतना बड़ा है कि वह एक इंसान को पूरा निगल सकता है। प्रेत एक भारी आवाज में कहता है, आपने हमारा भोजन खाया, अब आप हमारी भूख शांत करेंगे। प्रेत उनके ऊपर झपट्टा मारता है और भवान सिंह और राहुल जमीन पर गिर पड़ते हैं। प्रेत की ठंडी सांसें उनके चेहरों पर पड़ती हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जान निकल जाएगी। हर बार जब वे भागने की कोशिश करते हैं, श्यामा का भ्रम उन्हें फिर से ढाबे पर वापस ले आता है। वो प्रेत गायब हो गया और रतन और श्यामा फिर से अपने उसी भयानक रूप में वापस आ गए और उनका खून पीने लगे। भवान और राहुल को लगा अब वो मरने वाले हैं, तभी उन्हें दूर से एक मंत्र की आवाज सुनाई देती है। एक साधु अनंतनाथ जो हाईवे से गुजर रहे थे, भवान और राहुल के चीखने की आवाज सुनकर शमशान की तरफ आए थे। उनके हाथ में एक माला थी और उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था। वे श्मशान की ओर बढ़ते हैं और उन दोनों छलावों को भवान और राहुल का खून पीते देखते हैं। अनंतनाथ ने अपने झोले से भस्म निकली और हवा में उड़ाते हुए कहा, रुक जाओ दुष्ट आत्माओं, तुम्हारी यह माया अब और नहीं चलेगी। रतन और श्यामा क्रोध में आकर अनंतनाथ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अनंतनाथ अपने मंत्रों से एक चक्र बनाते हैं जो चालावाओं को रोक देता है। वे एक प्राचीन मंत्र पढ़ते हैं और श्मशान की जमीन से एक तेज रोशनी निकली और रतन और श्यामा को घेर लेती है। रतन चीखते हुए बोला, हमें छोड़ दो, हमारी भूख अभी बाकी है, ये दोनों हमारा शिकार हैं। श्यामा उसकी हां में हां मिलाते हुए बोली, ये हमारा हक है, हमें हमारा शिकार चाहिए।
अनंतनाथ शांत स्वर में बोले, तुम्हारी भूख तुम्हारा लालच है जो तुम्हें यहां बांधे हुए है, लेकिन अब मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूंगा। भवान सिंह और राहुल ने बहुत मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होते हुए बाबा अनंतनाथ को प्रणाम किया। अनंतनाथ भवान सिंह और राहुल की ओर देखकर बोले, आप इन चालावाओं की माया में फंस गए थे। इनका नाम है रतन और श्यामा। लगभग 70 साल पहले ये दोनों भाई बहन इस हाईवे के पास एक ढाबा चलाते थे। ये बहुत लालची थे और रात में यहां से गुजरने वाले राहगीरों को सस्ता खाना और ठहरने की जगह का लालच देकर लूटते थे। एक रात इन्होंने एक अमीर व्यापारी को लूटने की कोशिश की जो एक सिद्ध तांत्रिक भी था। उसने क्रोध में आकर इन्हें श्राप दिया, तुम दोनों की आत्माएं इस हाईवे पर भटकेंगी और जो भी तुम्हारे लालच का शिकार बनेगा उसकी जान तुम्हारी भूख मिटाएगी। उसने इन्हें मार डाला और ये छलावा बन गए। तब से ये दोनों इस 30 किलोमीटर के हिस्से में एक भ्रामक ढाबा बनाकर ट्रक ड्राइवरों को फंसाते हैं। श्यामा अपनी माया से उन्हें लुभाती है और रतन के साथ मिलकर उन्हें खत्म करती है। हर रात ये तुम्हारा खून पी रहे थे जिससे तुम इतने कमजोर हो गए और इनकी माया से बाहर नहीं निकल पाए। भवान सिंह और राहुल साधु की बात सुनकर सिहर उठे। अनंतनाथ एक तांत्रिक यंत्र निकालते हैं और उसे श्मशान की जमीन में गाड़ देते हैं। मंत्रों की शक्ति से रतन और श्यामा की आत्माएं एक काले धुएं में बदल गईं और हवा में श्यामा और रतन की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी और कुछ ही देर में वह धुआं हवा में गायब हो गया और श्यामा और रतन हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए थे। काली घाटी का छलावा खत्म हो चुका था और भवान सिंह और राहुल खुद को हाईवे पर अपने ट्रक के पास खड़े पाते हैं। ढाबा और श्मशान दोनों गायब हो चुके हैं। भवान सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, साधु जी, आपने हमारी जान बचा ली, हम आपके आभारी हैं। अनंतनाथ ने कहा, बच्चा, इस हाईवे पर अब कोई छलावा नहीं आएगा, लेकिन सावधान रहें, लालच और भटकाव से हमेशा बचें। अनंतनाथ वहां से चले गए और भवान सिंह और राहुल अपने ट्रक में बैठकर बद्रीनाथ की ओर बढ़ गए। उनके चेहरों पर राहत थी, लेकिन उनके मन में वह रात हमेशा के लिए एक डर बनकर रहने वाली थी। पुल के निर्माण स्थान पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि वो 9 दिन से गायब थे। पुलिस ने सोचा कि शायद वे दोनों अपने ट्रक के साथ किसी गहरी खाई में गिरकर मर चुके हैं। जब दोनों ने अपने साथ हुई सारी घटना उन्हें बताई तो सब डर के मारे कांप गए, लेकिन सभी को एक बात का सकून था कि काली घाटी का यह श्राप अब खत्म हो चुका था। रुद्र मार्ग फिर से शांत हो गया। शापित घाटी की हवा में अब कोई छलावा नहीं था। लेकिन भवान सिंह और राहुल जानते थे कि उस रात ने उन्हें एक सबक सिखाया था। रात के सुनसान रास्तों पर हर चमकती रोशनी भरोसेमंद नहीं होती। वे वहां से सीधा बद्रीनाथ गए और वहां मंदिर में माथा टेककर उन्होंने अपनी जान की सलामती के लिए भगवान का धन्यवाद किया। वे उस साधु बाबा के आभारी थे जिन्होंने ठीक समय पर आकर उनकी जान बचाई। इस घटना के बाद भी भवान सिंह अभी भी ट्रक चलाते हैं, लेकिन उन्होंने रात में ट्रक चलाना बंद कर दिया। राहुल ने खलासी का काम और ट्रक ड्राइवर बनने का सपना छोड़ दिया। उसने अपने खेतों में ही खेतीबाड़ी करने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। दोस्तों, हमारी आप सभी से गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करें, क्योंकि YouTube की कुछ अपडेट्स के बाद अचानक हमारी व्यूअरशिप काफी गिर गई है और हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाते रहें। अब हम इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।